हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि उपभोक्ता ए के लिए MRSXY सीमांत प्रतिस्थापन की दर उपभोक्ता बी की MRSXY से ज़्यादा है तो ऐसा संभव है कि उपभोक्ता ए के लिए लाभ इस त्याग में होगा। तो ए के लिए लाभ किस त्याग में होगा? देखिए, ए के लिए MRSXY का मतलब है कि ए के लिए एक्स वस्तु मूल्यवान है जबकि वाई वस्तु कम मूल्यवान है। तो इसी प्रकार बी के लिए फिर क्या हो गया कि एक्स वस्तु कम मूल्यवान है और वाई वस्तु ज़्यादा मूल्यवान। तो ए का पूछा है कि ए के लिए लाभ इस त्याग में होगा। तो ए के लिए क्या लाभ होगा कि उसके लिए एक्स मूल्यवान है तो एक्स का कम त्याग करना चाहेगा ना, वाई का ज़्यादा त्याग करना चाहेगा। तो इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। उपभोक्ता बी से एक्स के विनिमय से वाई वस्तु की अधिक मात्रा, क्योंकि उसके लिए तो एक्स में तो वाई की क्यों अधिक मात्रा करेगा, एक्स की क्यों करेगा। बी उपभोक्ता के लिए वाई का विनिमय एक्स से अधिक करना, तो यही आंसर नहीं बी से। तो इसमें आंसर हो जाए ए के लिए क्या होगा कि बी उपभोक्ता से वाई का विनिमय एक्स से अधिक करना। तो ये और एक्स तथा वाई का विनिमय, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? उपभोक्ता बी से वह वाई का विनिमय एक्स से अधिक करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एक्स मूल्यवान है तो एक्स अधिक, उसको एक्स तो कम देगा और वाई का एक्स कम देगा और वाई अधिक कम देना चाहिए। एक्स कम देना चाहेगा और वाई अधिक देना चाहेगा। समझ गए होंगे आप। संतुलन बिंदु पर ऐसी रेखा का ढाल होता है। संतुलन बिंदु, तो संतुलन बिंदु कहाँ पर होता है? देखिए, संतुलन बिंदु ये हमारी बजट रेखा होती है और ये ऐसी वक्र होता है। तो संतुलन बिंदु पर ढाल बराबर होगा, बजट रेखा और ऐसी वक्र का ढाल बराबर होगा। तो उपभोक्ता का संतुलन बजट रेखा के ढाल के बराबर होगा। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही समीकरण पूछा है। तो सही समीकरण MRSXY का मतलब होता है PX/PY। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना होगा, MRSXY/PX/PY होता है। एक्स एम वाई के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में, अब ये पूछ रहा है कि जब दोनों ही वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होगी तो MRSY स्थिर रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के किस मूल्य से मापी जाती है? किसी भी वस्तु की कुल उपयोगिता किससे मापते हैं? उपयोगी मूल्य से मापते हैं, उपयोग मूल्य से मापते हैं। मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो मार्शल ने जब सीमांत विश्लेषण प्रस्तुत किया था उससे पहले किन एक तो ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री ने और कार्ल मेंजर व जेवंस ने, उपयुक्त दोनों ने ही प्रस्तुत किया था। वस्तु का उपयोग जितना अधिक होगा उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जब जितना सीमित होगा और उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है? हमारे लिए घटती जाती है। हीरे व पानी का विरोधाभास स्पष्ट किया जा सकता है सीमांत विचार उपयोगिता के द्वारा और कुल उपयोगिता के द्वारा, दोनों के द्वारा ही हम ये कर सकते हैं। और एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी आय को इस प्रकार आवंटित करता है कि उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए। एक उपभोक्ता का क्या उद्देश्य होता है कि वह कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहेगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उपभोक्ता की बचत निम्न पर मांग के नियम पर आधारित है। देखिए, ये इसी में हम चक्कर खा जाते हैं। उपभोक्ता की बचत निम्न पर आधारित है कि मांग के नियम पर आधारित है। मूल्य विरोधाभास में प्रसिद्ध हीरक जल विरोधाभास किसने किया था? तो हीरक जल ये जो प्रमेय दी थी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। पूर्ण संतुष्टि से हास्य, पूर्ण संतुष्टि कहाँ पे होती है? जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है।
सीमांत उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता से उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त। सीमांत उपयोगिता का क्या मतलब है कि जब किसी एक और अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से, यानी अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता है। जब प्रतिस्थापन प्रभाव में आय परिवर्तन लागत अंतर के बराबर किया जाता तो इसे कहते हैं स्लट्सकी। लागत अंतर किसने बताया था? स्लट्सकी ने बताया था। गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव ऋणात्मक। गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि गिफिन वस्तुएं होती है तो जब आय बढ़ती है तो क्या करना चाहेगा? कोई भी उपभोक्ता हो, गिफिन वस्तुओं का मतलब है एकदम घटिया निम्न किस्म की वस्तु होती है जो पहले, और उसको आय पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि जब वो गिफिन वस्तुओं को खरीद रहा था, अगर सपोज करो उसकी आय बढ़ जाती है तो वह क्या करेगा, या गिफिन वस्तुओं की कीमतें गिर जाती हैं तो उसकी आय में एकदम से परिवर्तन, वास्तविक आय बढ़ जाती है तो क्या करेगा? अन्य वस्तुएं खरीदना चाहेगा, अच्छी वस्तुएं खरीदना चाहेगा। तो गिफिन वस्तुओं के प्रति आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं। तो आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कब कार्य करते हैं? जब अधिकांश वस्तुओं की दशा में ही कार्य करते हैं। ये क्या है कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन समान दिशा में कब कार्य करते हैं? अधिकांश वस्तुओं में यह नियम लागू होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव दोनों ही धनात्मक होते हैं सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में। यदि किसी निम्न कोटि की वस्तु की दशा में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में कम शक्तिशाली है तो उसकी कीमत घटने पर उसकी मांग सामान्य वस्तुओं की भांति बढ़ेगी। देखिए, ये इसने क्या कहा है कि यदि एक तो ये पहले ये मानिए कि निम्न कोटि की वस्तु है और ऋणात्मक आय प्रभाव है। क्या है? ऋणात्मक आय प्रभाव है। ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन की तुलना में कम शक्तिशाली, यानी ऋणात्मक आय प्रभाव ना शक्तिशाली नहीं है, प्रतिस्थापन पर प्रभाव अधिक शक्तिशाली है तो उसकी कीमत घट जाए। समझ लो, निम्न कोटि की कोई वस्तु है, उसकी कीमत घट जाए तो उसकी मांग सामान्य वस्तुओं की भांति बढ़ेगी। कीमत घट गई तो उसकी, क्योंकि आय प्रभाव तो वो है ना, कम प्रभावशाली है। अगर ज़्यादा होता तो फिर ऋणात्मक हो जाता। वैसे निम्न कोटि की गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, लेकिन निम्न कोटि की वस्तुओं में कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ती है। उपभोक्ता संतुलन के संबंध में निम्न शर्तें दी गई। उदासीनता मानचित्र दिया हुआ हो और कीमत रेखा दी हुई हो। कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र के किसी एक बिंदु को स्पर्श करती हो। स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की उन्नत हो, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण। तो इसमें से हमें देख के बताना है कि इनमें कौन कौन से सही है। देखिए, उदासीनता मानचित्र का कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो कीमत रेखा उदासीनता मानचित्र के हम संतुलन की शर्तों में क्या मानते हैं? तो कीमत रेखा एक उदासीनता मानचित्र को स्पर्श करती है। और दूसरी बात क्या होती है? जब स्पर्श बिंदु पर जो वक्र होता है, उदासीनता वक्र होता है, वह मूल बिंदु के उन्नततर होना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं, तो इसमें से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में डी1 मांग का मूल वक्र, ठीक है। इसके पश्चात नई मांग वक्र रेखा डी तो मूल वक्र है, ठीक है। फिर डी1 MDD2 दी हुई। बताइए निम्न में से कौन सा परिवर्तन मांग में वृद्धि को प्रदर्शित, अच्छा, मांग में परिवर्तन को वृद्धि को कौन सा करेगा? अब देखिए, ए से बी का परिवर्तन, अब ए से बी पे आएगा। ये तो मांग में विस्तार और किसको दर्शाता है? संकुचन को दर्शाता है। जब हम एक ही वक्र पर, ये किसके कारण होता है? कीमत के फलस्वरूप होता है। लेकिन कीमत के अन्य तत्वों के कारण जो परिवर्तन आता है तो वो मांग में कमी एवं वृद्धि को दर्शाता है। तो अभी हम या तो सपोज करो ए से सी पे जाएं, या बी से एफ पर जाएं, फिर या इधर से डी से ए पर जाएं, तो भी ये क्या होगा? मांग में वृद्धि को प्रदर्शित कर। अभी इसमें से ऑप्शन देखेंगे, ए से बी का, तो ये तो मांग में विस्तार हो गया। फिर दूसरा है ये डी से ए का परिवर्तन, ये भी बिल्कुल सही है। और अब ये तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। अभी ये और भी चेक करते हैं अपन, ई से बी का, ई से बी का, ये तो सेम हो गया ना। देखिए, ये मांग में कहाँ परिवर्तन है? कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी से ए का, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपूरक मांग की वक्र की स्थिति निम्न में से कौन सी है? परिपूरक मांग, यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है। मांग वक्र की परिपूरक यानी परिपूरक मांग की स्थिति में एक ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होता है, मांग वक्र होता है। आड़ी व तिरछी मांग से क्या आशय है? आड़ी व तिरछी मांग से क्या आशय है? एक तो घटिया वस्तुओं की मांग, बिल्कुल भी नहीं। वस्तु की मांग जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। एक वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा क्या है? आड़ी व तिरछी मांग से क्या आशय है? वस्तु की मांग जो कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उत्पन्न होने के फल, एक वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। नहीं, ये तो एक ही वस्तु होगी ना, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फल से उसकी मांगी जाने वाली में, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हो जाएगा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा कि जब मांग में परिवर्तन होगा तो दूसरी वस्तु पर फलस्वरूप उत्पन्न होती है। मांग की सूत्र का लोच, तो ये हम अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन करें। चल 25 कर लेते हैं। चाप लोच का उपयोग सूत्र, तो चाप लोच का सूत्र होता है Q माइनस, एक बार प्लस का आएगा एक बार माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस के निशान है कि Q1 से Q1 की मात्रा में परिवर्तन, Q से Q1 प्लस, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, और इसके नीचे अपॉन में ये भाग में डिवाइड करके बताया गया है। तो इस तरह से अगर इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो इसको मल्टीप्लेक्शन करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यदि हम औसत एवं सीमांत आगम वक्रों के माध्यम से मांग की लोच का माप करें तो सूत्र होगा, तो मांग की औसत एवं सीमांत के माध्यम से लोच का अध्ययन करेंगे तो E बराबर मांग की लोच का सूत्र होता है AR अपॉन AR माइनस MR। एक 25वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। तुष्टि गुण से क्या होता है? किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। तुष्टि गुण या संतुष्टि का गुण किस में होता है? किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।